Hello, once again, good morning all of you. In the pediatric session, we continue with the nursing management of the child disorders, the unit number 5th. In this we discussing about the nervous system disorders in the children. ठीक है, मीन्स यूनिट नंबर 5th के अंदर हमने अलग अलग सिस्टम्स के रिलेटेड जो चिल्ड्रंस के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड हमने जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स और जो जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हमने कंप्लीटेड कर लिया था, ठीक है। इसी के साथ में हम डिस्कसिंग कर रहे थे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मींस जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। तो उसी के अंदर हमने बहुत सारे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो हमने कंप्लीटेड कर दिए थे। उसी के साथ में नेक्स्ट आज हम डिस्कशन करेंगे अनदर द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट इज राइस सिंड्रोम, ठीक है। तो राइस सिंड्रोम से रिलेटेड हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। इट्स इंट्रोडक्शन फेज द राइस सिंड्रोम एज इट इज एंड द एक्वायर्ड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है। मींस ये एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल एक्वायर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्वायर्ड प्रॉब्लम इट मींस कि बर्थ के बाद में अवेलेबल होने वाला एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। As it is an acquired neurological disorder as characterized by means इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हो लक्षण होते वो अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। As by the acute inflammatory encephalopathy, ठीक है। मींस इसी के अंदर शॉर्ट टाइम पीरियड जो टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही हाई लेवल का जो ब्रेन की जो एनसेफेलोपैथी उसके अंदर हो जाती है, ठीक है। मींस इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है द एक्यूट इन्फ्लामेटरी एनसेफेलोपैथी, मींस एक्यूट इन्फ्लामेशन के साथ में इन्फ्लामेशन इट मींस की सेल का डैमेज होना, सेलुलर इंजरी के साथ में एनसेफेलोपैथी होती है, ठीक है। अब द मीनिंग ऑफ द एनसेफेलोपैथी, द एनसेफेलोपैथी का मीनिंग होता है द एनसेफेलो मींस द ब्रेन structural and functional variations, means encephalopathy। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि एक्यूट का मीन्स होता है कम टाइम के अंदर हाई लेवल की इंजरी उसके अंदर होना, और वो भी कैसी इन्फ्लामेटरी टाइप की, मतलब इन्फ्लामेशन किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होना, ठीक है। और क्या होगा एनसेफेलोपैथी का मीन्स होता है कि एनसेफेलो मीन्स ब्रेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल वेरिएशन, ठीक है। मींस राइस सिंड्रोम एक प्रकार का एक्वायर्ड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है एज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्यूट इन्फ्लामेटरी एनसेफेलोपैथी विथ द फैटी डीजनरेटिव लिवर फेलियर, ठीक है। और इस कंडीशन के अंदर जो जीआई ट्रैक्ट का जो पार्ट लीवर होता है उस कंडीशन के लीवर के अंदर भी डीजनरेशन उसके अंदर अराइज हो जाता है, ठीक है। और डीजनरेशन का मतलब, ठीक है, इसके अंदर जो फैटी डीजनरेशन का मीन्स होता है सेलुलर डैमेज, ठीक है। जो सेलुलर जो सेल्स होते हैं उस सेल्स के अंदर उसका डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन को डीजनरेशन बोलते हैं, ठीक है। और डीजनरेशन में सेल का डैमेज होने की वजह से जो इंडिविजुअल बेबी का जो लिवर जो ग्लैंड होते हैं वो लिवर होता है उसके अंदर फेल्यूर उसके अंदर नोटिस हम कर सकते हैं, ठीक है। दो वंस अगेन राइस सिंड्रोम एज इट इज एंड द एक्वायर्ड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर as characterized by the acute inflammatory encephalopathy with the fatty degenerative liver failure, ठीक है। तो these all about the introduction phase regarding the Reis syndrome. Okay, the next one after the introduction phase regarding the Reis syndrome, then next one the etiological factors which may arise the Reis syndrome, ठीक है। मीन्स राइस सिंड्रोम होने का कौन कौन सा रीजंस हो सकता है, ठीक है, मतलब उसका क्या क्या कॉजेस हो सकता है, ठीक है। तो इसी के अंदर हम देखा जाए कि एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, ठीक है, मतलब अभी तक भी इसका जो एग्जैक्ट कॉज मतलब ये किसकी वजह से एग्जैक्टली होता है वो अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं है उसका भी, but
एस्टिमेटेड एज, मतलब उसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस किस वजह से मे बी हो सकता है, ठीक है। तो बेबी विद वायरल इन्फेक्शन मीन्स जो बेबी मतलब बर्थ होने के बाद में किसी वायरल इन्फेक्शन के कांटेक्ट के अंदर आ जाता है, मतलब उसको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि एच इन्फ्लुएंजा, मतलब इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी होती है वो उसको लग जाती है। वैरियोसेला जुस्टर मतलब वैरियोसेला जो स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी होती है, तो स्मॉल पॉक्स यदि उसको बेबी को हो जाता है तो उसके बाद की कंडीशन के अंदर भी उसकी वजह से भी राइस सिंड्रोम होता है वो हो सकता है, ठीक है। और अ बेबी टेकिंग द एस्पिरिन मेडिसिन, ठीक है, और एक जो बेबी है जो एस्पिरिन नाम की जो पेन किलर होती है, एक जो दवाई होती है एस्पिरिन, वो यदि वो ले रहा है, ठीक है, और उसी के साथ में उसको वायरल इन्फेक्शन भी है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन कौन कौन सी की वजह से, इन्फ्लुएंजा की वजह से, ठीक है, अदर जो वैरियोसेला जुस्टर, ठीक है, वैरियोसेला नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो ये यदि कंडीशन उस बेबी के अंदर है या तो फिर इससे पहले यदि उसको कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, ठीक है, जैसे एच इन्फ्लुएंजा और वैरियोसेला जुस्टर का इन्फेक्शन होगा, ठीक है, या फिर उसने कभी पहले जो एस्पिरिन नाम का जो टैबलेट होगा वो उसने लिया होगा, ठीक है। तो इस एच इन्फ्लुएंजा नाम का जो इन्फेक्शन होने का रीजन और जो वैरियोसेला जुस्टर या फिर जो एस्पिरिन नाम की जो मेडिसिन लेने से इसके राइस सिंड्रोम नाम की जो बीमारी होने का प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है। तो एज हम माने एज द वेस्ट टॉक्सिन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मीन्स इन्फ्लुएंजा और वैरियोसेला ये जो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मीन्स जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो एक टॉक्सिन होता है, मतलब एक पॉइजन के जैसा प्रोडक्ट होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो ब्लड के अंदर निकाल देते हैं, ठीक है, मतलब उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और जो ड्रग मेटाबॉलिक वेस्ट और जो एस्पिरिन नाम की जो दवाई होती है, वो एस्पिरिन नाम की जो दवाई होती है वो लेने के बाद में उसका मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म के होने के बाद में उसका जो एंड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, मीन्स एस्पिरिन की दवाई का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसका जो लास्ट जो स्ट्रक्चर होगा जो लास्ट फॉर्म होता है, तो उसी की वजह से प्रोड्यूस द अमोनिया, ठीक है, मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका तो वेस्ट प्रोडक्ट और जो एस्पिरिन जो ड्रग्स होती है वो एक अमोनिया नाम का जो एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एक जो केमिकल अमोनिया होता है उसका हाईएस्ट लेवल के अंदर उसका प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। द अमोनिया विच क्रॉस द बीपीपी, ठीक है, तो 3B इट मीन्स की ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर का मीन्स होता है कि हर कोई दवाई होती है वो हमारे ब्रेन को क्रॉस नहीं, मतलब ब्रेन के अंदर सर्कुलेट नहीं होती, ठीक है, बट जो अमोनिया नाम का प्रोडक्ट यदि जो एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा जो टॉक्सिन सीक्रेट किया गया है, ठीक है, या फिर जो एस्पिरिन नाम की जो ब्लड के अंदर जो दवाई है उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मतलब उसका जो मेटाबॉलिज्म होने के बाद में जो एंड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उन सब का जो ब्रेन का जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो एक जो बैरियर होता है उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, ठीक है, मतलब उनका जो बचा हुआ जो वेस्ट अमोनिया होता है वो अमोनिया हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर अवेलेबल होता है बेबी के अंदर और वो ही उसका ब्रेन के अंदर अवेलेबल हो जाता है। ब्लड को बेसिकली ऐसा होता है कि नॉर्मल सारी दवाइयां होती है वो ब्रेन के अंदर सर्कुलेट नहीं होती, ठीक है, मतलब ऐसी जो दवाइयां ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है वही ब्रेन के अंदर सर्कुलेट होती है, ठीक है। बट जो अमोनिया होता है वो कहीं ना कहीं से जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसको क्रॉस कर जाता है, ठीक है, और उसको क्रॉस करने के बाद में क्या होता है कि क्रिएट द न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, मतलब जो एनसेफेलोपैथी वाली जो कंडीशन हमने देखा कि इस राइस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है एनसेफेलोपैथी, ठीक है, तो एनसेफेलोपैथी मतलब ब्रेन का स्ट्रक्चर के अंदर और फंक्शन के अंदर वेरिएशंस आने का रीजन क्या होता है कि यदि कोई वायरल इन्फेक्शन या फिर जो एस्पिरिन नाम की वो दवाई वो लेता है, ठीक है, तो इन दोनों को कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से क्या होगा कि जो एच इन्फ्लुएंजा और वैरियोसेला जुस्टर का जो
वेस्ट टॉक्सिन निकलता है, तो वो अमोनिया होता है, ठीक है। और एस्पिरिन ड्रग्स का जो मेटाबॉलिज्म होने के बाद में अमोनिया जो एक जो सब्सटेंस होता है वो बनता है। तो इनडायरेक्टली बॉडी के अंदर अमोनिया नाम का जो सब्सटेंस बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, मतलब वो ब्रेन के अंदर वो पहुंच जाता है, ठीक है। अब जो ब्रेन के अंदर पहुंचने के बाद में जो एनसेफेलोमिस ब्रेन का स्ट्रक्चर और ब्रेन की जो फंक्शन होता है उसके अंदर अल्टरेशन करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसी के साथ में we think the elevation of the transaminase which alter the liver function, ठीक है। और एक इसी के साथ में जो ट्रांसअमाइनेज नाम का जो एंजाइम होता है, ठीक है। तो ट्रांसअमाइनेज जो एंजाइम का जो नॉर्मल जो लेवल होता है उस नॉर्मल लेवल से उसके अंदर इंक्रीज हो जाता है, मतलब जो नॉर्मल लेवल से वो अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है। ट्रांसअमाइनेज एक जो लीवर के अंदर जो एंजाइम होता है, ठीक है। बट इस इन्फेक्शन के कारण या फिर जो एस्पिरिन नाम का जो ड्रग्स का जो मेटाबॉलिज्म होने की वजह से ट्रांसअमाइनेज लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसकी वजह से जो लीवर के ऊपर इनडायरेक्टली डीजनरेशन आ जाता है, मतलब लीवर होता है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, तो मेटाबॉलिज्म होता है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है लीवर के ऊपर, और किडनी के ऊपर भी थोड़ा बहुत अफेक्ट होता है वो उसके अंदर पड़ता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो लीवर होता है वो अपना काम होता है वो फेल हो जाता है, अपना जो मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है उसको करने में फेल हो जाता है, ठीक है। तो इसी कंडीशन के अंदर जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जिसकी वजह से ग्रेव्स सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर ये मैकेनिज्म होता है, मीन्स वायरल इन्फेक्शन की वजह से या फिर एस्पिरिन नाम की जो दवाई होता है, ठीक है। अब इनडायरेक्टली एस्पिरिन नाम की दवाई होती है वो कैसे, मतलब ये रेइस सिंड्रोम होता है वो कैसे लीड करती है, तो उसका प्रोसेस वो इस वे के अंदर होता है, ठीक है। तो दीज आर अबाउट द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स रिगार्डिंग द रेइस सिंड्रोम। Okay, the next after the etiological factors regarding the Reis syndrome, then next heading that is the clinical manifestations noticed in the baby with the Reis syndrome, ठीक है। मीन्स तो कौन से जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो रेइस सिंड्रोम वाला जो बेबी होता है उसके अंदर हम नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हियर्स आर द फॉलोइंग सिम्टम्स व्हिच कैन बी नोटिस्ड इन द बेबी विद द रेइस सिंड्रोम, ठीक है। द फर्स्ट वन द न्यूरोलॉजिकल अल्टरेशंस, ठीक है। मींस न्यूरोलॉजिकल अल्टरेशंस मीन्स जो ब्रेन का अंदर जो एनसेफेलोपैथी हो जाती है, ठीक है। तो इस रेइस सिंड्रोम के अंदर ऐसा होता था कि ब्रेन का एनसेफेलोपैथी इट मीन्स कि ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन के अंदर अल्टरेशन होने की वजह से तो इसी के अंदर न्यूरोलॉजिकल जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो अराइज हो जाती है। तो न्यूरोलॉजिकल अल्टरेशन जो रेइस सिंड्रोम के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। जो बेसिकली रेइस सिंड्रोम होता है वो बेसिकली ज्यादा अफेक्ट करता है ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल अल्टरेशन मींस जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो इसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। इन दिस वी कैन नोटिस द सीजर्स, ठीक है। मींस बेबी के अंदर जो बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ में उसके अंदर चक्कर होता है वो आ सकते हैं, ठीक है। जो रिपीटेडली जो कम टाइम पीरियड तक वो चक्कर आते हैं वो उसको हम सीजर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। The next one the altered consciousness, ठीक है। मतलब उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है, मतलब उसका जो अवेयरनेस होती है, ठीक है। अवेयरनेस के मीन्स होता है उसका जो एक्टिविटी होती है तो वो उसके अंदर अल्टरेशन आ सकता है, ठीक है। मीन्स वो थोड़ा अनकॉन्शियस हो सकता है, उसको कोई रेस्पॉन्स वगैरह हमसे नहीं मिलेगा, ठीक है। और वो आसपास में क्या हो रहा है तो उससे रिलेटेड वो अनअवेयर रहेगा, उसके अंदर अवेयरनेस होगी वो नहीं हो सकती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द फटीग, ठीक है। मीन्स वो उसको थकान जैसा फील, मतलब डलनेस उसके अंदर रह सकती है, वो एकदम डल पर्सन के जैसा वो हो सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट इरिटेबिलिटी, ठीक है। मतलब उसके अंदर
इरिटेशन उसके अंदर हो सकता है, मतलब उसको डिस्टर्बेंस वगैरह होगा, ठीक है, मतलब उसके अंदर ब्रेन के अंदर जो हेडेक वगैरह हो सकता है, ठीक है, इसकी वजह से वो जो ज्यादा से ज्यादा वो चिल्ला भी सकता, मतलब वो बेबी होता वो ज्यादा से ज्यादा रोएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द कंफ्यूजन, मतलब उसके अंदर जो ब्रेन के जो एक्टिविटी होता है वो सही तरीके से एक्टिविटी जो एक्शन नहीं करता है, तो वो कंफ्यूजन वगैरह हो सकता है, उसका मेमोरी पावर उसके अंदर भी थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो उसके अंदर अल्टर्ड हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से कंफ्यूजन होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, द सीजर्स उसको अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, मतलब वो कॉन्शियस नहीं हो पाएगा, फटीग, इरिटेबिलिटी और कंफ्यूजन जैसे जो सिम्टम्स होते हैं वो आप नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। Then next one the increase the blood ammonia level, ठीक है, ब्लड अमोनिया लेवल की वजह से बहुत सारे जो मेटाबॉलिक जो सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, तो मल्टीपल सिस्टम्स के अंदर अफेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को असेस करने वाले जो लिवर, ठीक है, और किडनी वगैरह उसके ऊपर अफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट नोजिया वॉमिटिंग मीन्स जो उसको उल्टी या फिर जो जी मचलना, ऐसी कंडीशन उसके अंदर हो सकती है, नोजिया और वॉमिटिंग। नोजिया इट मीन्स की जी मचलना, ठीक है, मतलब जो जी ऐसे उसके अंदर उल्टी जैसा हमको फील होता है पर उल्टी नहीं होती, और वॉमिटिंग का मतलब होता है कि उल्टी हो जाना, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द डायरिया, ठीक है, तो डायरिया उसके अंदर हो सकता है, ठीक। रैपिड ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग का पैटर्न होता है वो जल्दी जल्दी से फटाफट होगा वो सांस लेकर, जैसे कि हम जो थोड़ी देर दौड़ने के बाद में जब फटाफट हम ऐसे स्पीड के अंदर जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है, तो वैसा का वैसा जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द फेब्राइल फीवर, ठीक है, फेब्राइल फीवर इट मीन्स की जो फीवर होगा उसी के साथ में उसके अंदर जो ठंड लगती है, ठीक है, तो ठंड के जैसा वो इसके अंदर कंपन जैसे अंदर वाइब्रेशन होता है, तो उसके अंदर वाइब्रेशन के जैसा जैसा फीवर होता है वो नोटिस हो सकता है, ठीक है। ओके, तो दीज आर द सिम्टम्स वी कैन नोटिस इन द रेइस सिंड्रोम, ठीक है, मतलब जो बेबी जिसको रेइस सिंड्रोम वाली कंडीशन है, ठीक है, तो उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल और मेटाबॉलिक रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर अराइज हो सकते हैं, ठीक है। Then next one the after the etiological factors and the clinical manifestation regarding the Reye's syndrome, then next one the diagnostic evaluation means जो diagnostic जो lab investigations होता है, ठीक है, lab reportings वगैरह हम करवाते हैं, जिसके बाद में इस Reye's syndrome को क्लैरिफिकेशन उसको हम कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स we doesn't clarify the actual condition of the Reye's syndrome means sign and symptoms के अकॉर्डिंग हम उसको कंफर्म नहीं भी कर सकते, बट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के द्वारा जो क्लियरली हम इस Reye's syndrome को हम कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर कंफर्म करने के लिए हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन इट मींस इससे पहले की कोई रिपोर्ट उसके साथ में हो या फिर फैमिली रिलेटिव्स वगैरह होते हैं उनके साथ में हम बातचीत करके उसके अंदर डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम देखेंगे कि उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, लिवर के अंदर कुछ डिफेक्ट है, फेब्राइल फीवर वगैरह है, जो साइन एंड सिम्टम्स वो उसके अंदर नोटिस होते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन एंड द एमआरआई इमेजिंग, ठीक है, मीन्स जो रेडियोलॉजिकल इमेजेस वगैरह देखते हैं, ब्रेन की इमेजेस और जो लिवर इसके अंदर अफेक्टेड होता है तो लिवर का इमेजेस वगैरह अल्ट्रासोनोग्राफी हम करते हैं, और ब्रेन का इमेजेस के लिए हम उसके अंदर सीटी स्कैन और एमआरआई की इमेजेस होती है उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ब्लड अमोनियम लेवल एंड द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन, ठीक है, मीन्स ब्लड के अंदर यदि अमोनिया का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ब्लड का अमोनियम लेवल होता है, अमोनिया नाम का जो प्रोडक्ट इसके अंदर एलिवेटेड होता है, तो उसका
जो लेवल हम आइडेंटिफाई करते हैं, और ब्रेन के अंदर यदि उसका जो लेवल यदि बढ़ा हुआ है तो ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो उस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर भी हम अमोनियम लेवल या फिर अदर जो डिजनरेटिव जो सेल्स होती है वो उसके अंदर अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर जो इस मेजरमेंट के द्वारा राइस सिंड्रोम को कंफर्मेशन हम कर सकते हैं, ठीक है, अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रिगार्डिंग द राइस सिंड्रोम। Okay, the next after the diagnostic evaluation regarding the Reis syndrome, the next we planning for the managing the Reis syndrome, ठीक है। मीन्स Reis syndrome वाली कंडीशन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो there is no specific treatment for, ठीक है, मीन्स Reis syndrome नाम की जो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइप का इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए कोई ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल अभी तक नहीं है, ठीक है। बट ओनली सिम्टोमेटिक मेडिसिन और द सुपरविजन इज नीडेड, ठीक है। मीन्स उस कंडीशन के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है। तो उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग क्या फिर उसको सुपरविजन के अंदर मतलब हमारी देख रेख के अंदर उसको जरूरत होती है केयर की, तो वो हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर आएगा डाययूरेटिक्स, ठीक है। तो डाययूरेटिक्स का मतलब होता है ऐसी दवाइयां जो यूरिन का प्रोडक्शन होता है वो बढ़ा दे, ठीक है। तो यूरिन का प्रोडक्शन होगा वो बढ़ेगा तो उस ब्लड के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा और अमोनियम का लेवल होता है वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो अमोनियम का लेवल कम होगा तो ये थोड़े बहुत ब्रेन के जो सिम्टम्स होते हैं वो कम हो सकते हैं, ठीक है। तो डाययूरेटिक्स मेडिसिन होते हैं वो हम उसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आईवी इन्फ्यूजन एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब उसका जो डिहाइड्रेशन उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल मेंटेनेंस करने के लिए, एनर्जी का लेवल मेंटेनेंस करने के लिए आईवी इन्फ्यूजन के द्वारा उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स दे सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट लैक्टोलोज सप्लीमेंट, ठीक है। मीन्स जो लैक्टोलोज नाम का जो एक सब्सटेंस होता है तो उस लैक्टोलोज नाम की जो दवाई होती है वो उसको हम देते हैं, ठीक है। तो ये लैक्टोलोज नाम की दवाई क्या करेगी, इनडायरेक्टली ब्लड के अंदर अमोनियम का लेवल होता है वो कम कर सकती है, ठीक है। ब्रेन के अंदर जो डिफॉर्मिटी होती है, ब्रेन के अंदर जो डैमेज हुआ है उसको ट्रीट नहीं कर सकता, बट अमोनियम का लेवल होता है वो कम हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट सिडेटिव्स का मीन्स बेबी होता है वो ज्यादा रो रहा है, ठीक है, बुखार वाली कंडीशन है तो उसको थोड़ा रिलैक्स रखने के लिए उसको हम नींद की गोली होती है वो हम दे सकते हैं। सिडेटिव्स इट मीन्स जो मेडिसिन विच लीड्स द स्लीप, मतलब स्लीप को लाने के लिए जो दवाई होती है वो हम दे सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट डिक्रीज द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, मतलब जो आसपास का उसकी जो सराउंडिंग है, ठीक है, तो उसके अंदर उसको कुछ उत्तेजित मतलब इरिटेट करने वाला जो एनवायरमेंट होता है वो उसको हमको नहीं देना है, ठीक है। उसको डिस्टर्बेंस करने वाला जो सिचुएशन होती है उसको हमको दूर रखना है, उसको हमको डिक्रीज करना है, ठीक है। तो इसी के द्वारा इस कंडीशन को हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर अबाउट द राइस सिंड्रोम, इट्स एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, इट्स इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड द मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसी के साथ में जो नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, चिल्ड्रंस के अंदर वो इतने ही होते हैं, ठीक है, मतलब हाइड्रोसेफेलस, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, सेरिब्रल पाल्सी, राइस सिंड्रोम, और एक और हम पढ़ेंगे चिल्ड्रंस के अंदर मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस जो टॉपिक है आपकी जो थर्ड ईयर के अंदर जो या फिर जो सेकेंड ईयर के अंदर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, ठीक है, जो एडल्ट के अंदर जो बड़े लोग होते हैं उनके अंदर जो मेनिंजेस का इन्फेक्शन होता है उसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो मेनिंजेस क्या होती है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड सेम एज जो एक नर्वस सिस्टम के अंदर चिल्ड्रंस के अंदर भी एक प्रॉब्लम होती है मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो ये मेनिंजाइटिस होती है चिल्ड्रंस के अंदर और एडल्ट के अंदर, दोनों के अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो वो आपको जो मेडिकल सर्जिकल के अंदर आपका टॉपिक होता है वहां पे आपका क्लियरिफाई हो जाएगा, ठीक है। यदि एग्जाम के अंदर यदि क्वेश्चन आता है मेनिंजाइटिस से रिलेटेड
तो वो सेम एज आप उसके अंदर आप इंक्लूडेड कर सकते हो, ठीक है। फिर भी हम जो जनरल इंट्रोडक्शन जो चिल्ड्रंस के अंदर और एडल्ट की मेनिंजाइटिस के अंदर क्या क्या चेंजेस होता है, तो वो हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बट डिटेल के अंदर आपको उसको रेफर कर देना है, ठीक है। जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो उसके अंदर डिटेल के अंदर आप उसके अंदर पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो चिल्ड्रन से रिलेटेड अनदर सिस्टम रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम मेनिंजाइटिस का जस्ट इंट्रोडक्शन होता है वो हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है पीडियाट्रिक मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस का टॉपिक अगेन आपको डिटेल के अंदर थर्ड ईयर के दो या फिर जो मेडिकल सर्जिकल का जो टॉपिक है उसके अंदर आप उसके अंदर डिस्कशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पीडियाट्रिक मेनिंजाइटिस में चिल्ड्रंस के अंदर मेनिंजाइटिस होता है वो किस टाइप के उसके अंदर वेरिएशंस रहते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन फेज इट इज द एक्वायर्ड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। मीन्स ये चिल्ड्रंस के अंदर जो एक्वायर्ड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, मीन्स बर्थ होने के बाद में अराइज होने वाला एक जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है एज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है। मीन्स इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उसके अंदर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। एज बाय द swelling and the inflammation, injury of the meninges, the covering of the brain। मतलब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि swelling मतलब इसके अंदर एक तो सूजन आ जाती है एंड द इन्फ्लामेशन मतलब सेल होती है उसके अंदर डैमेज हो सकता है और उसके अंदर इंजरी होने की वजह से जो इंजरी ऑफ द मेनिंजेस मतलब जो मेनिंजेस होती है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसकी सेल होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। और मेनिंजेस का मतलब कि ब्रेन की जो कवरिंग होती है उसको आप मेनिंजेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इसके अंदर भी ब्रेन का जो फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर वेरिएशंस होती है वो अराइज होती है, ठीक है। तो दिस अबाउट द पीडियाट्रिक मेनिंजाइटिस मतलब चिल्ड्रंस के अंदर बर्थ होने के बाद में किसी प्रॉब्लम की वजह से जो मेनिंजेस होते हैं उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसके सेल की इंजरी हो जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम पीडियाट्रिक मेनिंजाइटिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। Then next one the causes which may arise the pediatric meningitis, ठीक है। मीन्स जो मेनिंजाइटिस वाली कंडीशन है चिल्ड्रंस के अंदर उसका होने का क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। तो इसी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है और किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर ऐसा जो बेबी है मतलब बेबी को किसी और कोई प्रॉब्लम है वो हॉस्पिटल के अंदर उसको एडमिट किया गया है, ठीक है। पर उस हॉस्पिटल के अंदर जो किसी और बेबी है जो ऑलरेडी उसके अंदर मेनिंजाइटिस वाली कंडीशन है उसके अंदर अवेलेबल है, तो ऐसे बेबी के यदि कॉन्टेक्ट के अंदर आता है, ठीक है। ऑलरेडी छोटे बच्चों के अंदर ऐसा होता है कि उसका इम्यूनिटी पावर होता है वो बहुत ही लो होता है, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी वजह से कोई और दूसरा जो बेबी है उसको ऑलरेडी मेनिंजेस का इन्फेक्शन वो हो रखा था तो उसका ट्रांसफर होता है वो दूसरे बेबी के अंदर हो जाता है, तो किसी और की वजह से भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कॉजेस है जिसकी वजह से चिल्ड्रंस के अंदर मेनिंजाइटिस जो मेनिंजेस होती है उसका इन्फ्लामेशन इंजरी होती है वो हो सकती है, ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब कौन कौन से बैक्टीरियल कॉज होते हैं, जैसे ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया और एच इन्फ्लुएंजा जो नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो इस कंडीशन को लीड कर सकता है, ठीक है। वायरस जैसे कि पैरामिक्सो वायरस, वेस्ट नील वायरस एंड द फ्लू वायरस, ठीक है। ये छोटे बेबी के अंदर मेनिंजाइटिस वाली कंडीशन होती है वो अराइज कर सकता है, ठीक है। तो दीज आर द कॉजेस इंक्लूडेड इन द पीडियाट्रिक मेनिंजाइटिस। Then next one the clinical manifestation means जो चिल्ड्रंस के अंदर जो मेनिंजाइटिस वाली कंडीशंस वो अराइज हो जाती है
तो उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स वो नोटिस किए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली जो एडल्ट के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो भी उसके अंदर आप इंक्लूडेड कर सकते हो। जैसे आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर आपको मेनिंजाइटिस पढ़ाया जाएगा तो वो सिम्टम्स इसके अंदर भी आप इंक्लूडेड कर सकते हो, ठीक है। बट चिल्ड्रंस के अंदर क्या कुछ अलग सिम्टम्स क्या अराइज होते हैं, ठीक है, तो वो हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बेबी जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर फीवर हो सकता है, और फीवर के अंदर क्या होगा कि जो हाथ पांव होते हैं, मतलब जो दोनों हाथ और जो उसके जो लेग होते हैं वो एकदम ठंडे हो सकते हैं, पर उसके अंदर कोल्ड, वो गर्म नहीं होंगे, ठीक है। पूरी बॉडी होती है वो उसके अंदर गर्म बुखार रहेगा, बट जो हाथ पांव है वो ठंडे हो सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लीपीनेस, ठीक है, मतलब स्लीपीनेस का मीन्स होता है बेबी होता है वो ऐसे पूरी रात तो सोता हुआ ही रहेगा, पूरी का जो ज्यादातर टाइम होता वो सोते हुए ही रहेगा, ठीक है। देन मस्कुलर पेन, उसमें मसल्स के अंदर पेन होने का चांस हो सकता है, ठीक है। इरिटेटेड टू द ब्राइट लाइट एंड द नॉइज, मतलब जो ज्यादा जो नॉइज मतलब जो आवाज वगैरह ज्यादा यदि होती है तो उसकी वजह से वो इरिटेट हो सकता है, या फिर जो सीधी जो लाइट होती है, ठीक है, ब्राइट लाइट होती है उसकी वजह से भी उसको इरिटेबिलिटी में उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है। स्पॉट्स रैशेस, मतलब उसके स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर, या फिर जो कंधे वाला जो पोर्शन होता है उसके ऊपर लाल कलर के जो निशान होते हैं वो उसके अंदर बन सकते हैं, ठीक है, तो वो उसके अंदर हम नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। अनयूजुअल क्राई, मतलब बिना मतलब के वो रोता रहेगा, मतलब ज्यादा टाइम तक बिना मतलब किसी कोई प्रॉब्लम होने की वजह से भी ज्यादातर वो रोता रहता है, ठीक है। अनरेस्पॉन्सिवनेस, मतलब जो कोई रेस्पॉन्स होता है वो हमको ऐसे उसके द्वारा हमको नहीं मिलता, ठीक है, तो बेबी विल बी द अनरेस्पॉन्सिवनेस। देन नेक्स्ट इसी के बाद में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट, वो उसके एडल्ट से रिलेटेड मेनिंजाइटिस जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, तो वो सेम मेथड्स आप इसके अंदर इंक्लूडेड कर सकते हैं, ठीक है। वो मैनेजमेंट और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन उसके अंदर सेम मेथड्स रहेंगे, ठीक है। तो चिल्ड्रंस के अंदर न्यूरोलॉजिकल जो नर्वस सिस्टम से डिसऑर्डर्स होते हैं वो इतने आपको इसके अंदर इंक्लूडेड करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो यूनिट नंबर 5 के अंदर अनदर सिस्टम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इन द चिल्ड्रंस फॉर्म नेक्स्ट क्लास से हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।